नमस्कार। दिमुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और आज बड़ी खबर है केरल से। केरल ने एक सकारात्मक फैसला लिया गया। केरल हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब से अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी के प्रति एससी एसटी एक्ट के तहत किसी तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है कोर्ट का फैसला और कौन था इसका अभियुक्त और कौन था याचिकाकर्ता। केरल के एक यूट्यूबर ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि यूट्यूबर ने एसटी समुदाय की एक महिला के खिलाफ उनके पति और ससुर के एक इंटरव्यू के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे यूट्यूब और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइटों पर अपलोड किया गया है और वह आपत्तिजनक है। केरल हाईकोर्ट में एक यूट्यूबर ने अपनी याचिका लगाई थी जिस पर एसटी महिला ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से उस पर आपत्तिजनक जाति सूचक बात कही गई थी, जिसके कारण यह जो मामला है यह प्रकाश में आया। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पीड़िता साक्षात्कार के दौरान वहां उपस्थित नहीं थी, जिसके कारण इसमें एससी एसटी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वहीं पीड़िता के वकील ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि साक्षात्कार में लिखित पाठ का अवलोकन ही इस बात को मानने के लिए पर्याप्त है कि आरोपी जानबूझकर सार्वजनिक रूप से एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान कर रहा है। केरल हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं क्या है इस फैसले में। दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इंटरव्यू के बयानों का अवलोकन कई मौकों पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग संकेत देता है और आरोपी ने पीड़ित को एसटी के रूप में ही संदर्भित किया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि यूट्यूबर जानता था कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के साक्षात्कार में याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग किए गए शब्द प्रथम दृष्टया में अपमानजनक है। कोर्ट ने सोशल मीडिया के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि हर बार जब किसी व्यक्ति की अपलोड किए गए कार्यक्रम की सामग्री तक पहुंच होती है, इसके तहत सामग्री के प्रसारण में प्रत्यक्ष या रचनात्मक रूप से उपस्थित माने जाते हैं, यानी कि अगर किसी की वीडियो बनी है तो वह उपस्थित माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के आने से पहले किसी बंद जगह पर या बंद कमरे के अंदर दिए गए भाषण में वहां मौजूद लोगों द्वारा सुना या देखा जा सकता था, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई सामग्री को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय देखा या सुना जा सकता है। अपलोड की गई सामग्री को सिर्फ उसी वक्त ही देखा या सुना नहीं जाता, बल्कि बाद में भी लोगों द्वारा देखा या जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर उसका एक्सेस मौजूद रहता है। हर बार जब कोई व्यक्ति अपलोड किए गए कार्यक्रम के इंटरनेट लिंक तक जाता है तो वह सामग्री के प्रसारण में प्रत्यक्ष या रचनात्मक रूप से मौजूद माना जाता है। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले आईटी एक्ट की कुछ धाराएं थी, जिसके तहत सोशल मीडिया पर किए गए किसी भी तरह के कृत्य को लेकर धाराओं के तहत कार्य किया जाता। अब वो धाराएं हट गई है। आइए जानते हैं कौन सी है वो धारा। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले सामान्य तौर पर आईटी एक्ट की धारा 66A में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक, भावना भड़काने वाली सामग्री डालने पर गिरफ्तारी का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ देखते हुए निरस्त कर दिया। आईटी की इस धारा को निरस्त करने के बाद सोशल मीडिया पर अपमानजनक प्रसारण और प्रकाशित पर आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 का सहारा लिया जा सकता है, जिसके तहत कोई भी शख्स मजिस्ट्रेट के सामने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ हो रही झूठी टिप्पणी के विरुद्ध में मानहानि का दावा कर सकता है, जिसके तहत कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है।